लास्ट में फिर हमने हेडिंग वही वाली पढ़ी है कि अभी कि पृथ्वी की गति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ में हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी की गतियाँ हैं जो कितने प्रकार की हैं कि एक तो पृथ्वी क्या अपने अक्ष पे घूम रही है तो घूर्णन, यानी पृथ्वी ऐसे घूम रही है जो पृथ्वी है गोल गोल, तो वो पश्चिम से पूर्व जो घूम रही है। फिर हमने दूसरी गति एक देखी थी क्या, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक गति हमने इसको बोला था। फिर एक गति हमने क्या देखा था कि एक पृथ्वी गति जो है जो पृथ्वी की जो अक्ष है हमने मान रखी है जो काल्पनिक अक्ष, वो भी घूमेगी किसी, वो अपने अक्ष के वो अक्ष घूम रही है, तो इसको हमने बोला था पुरस्सरण गति बोला था, प्रोसेशनल मोशन बोला था। और फिर एक हमने गति देखी थी कि जो सूरज है वो आकाश गंगा के केंद्र के चारों चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी भी उसके, और पृथ्वी चूंकि सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, अब सूरज वहाँ तक जा रहा है तो पृथ्वी भी कहाँ तक जाएगी, नहीं सूरज जो आकाश के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको गैलेक्टिक गति नहीं बोलेंगे, पृथ्वी जो आकाश गंगा के केंद्र के चक्कर लगा रही है पृथ्वी भी लगाएगी ना, उसको गैलेक्टिक मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप सूरज को नहीं बोलेंगे, सूरज की जो गति को उसको तो ब्रह्मांडीय वर्ष बोलेंगे हम लोग, लेकिन ये क्या है पृथ्वी की जो मोशन है, पृथ्वी जो आकाश गंगा के केंद्र के चक्कर लगा रही है सूरज के संग जा जाके, उसको बोलेंगे क्या, गैलेक्टिक मोशन, यानी पृथ्वी की गैलेक्टिक गति, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 4 प्रकार की गति हमने देखी थी, पृथ्वी कैसे हो रही है, तो हमने एक कल ये देख ली थी घूर्णन गति। अब हम देखेंगे कि ये परिक्रमण यानी कि जो सूरज के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, इसके हेडिंग डालो, यानी रिवॉल्यूशनरी मोशन। मेरा अभी कब लिख दो स्पेलिंग रिवॉल्यूशनरी, ठीक, ये हम देखेंगे नहीं रिवॉल्यूशनरी मोशन देखेंगे, ये हेडिंग डालो। अब इससे क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, जो ऋतुएं बदल रही हैं वो हम देखेंगे इसके बारे में। तो पहले समझ लें हम लोग, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका ये दूसरी मतलब ये वाली हेडिंग के अंदर ही दूसरी गति है पृथ्वी की हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि परिक्रमण गति, या फिर इसे परिभ्रमण भी बोलेंगे, परिभ्रमण घूर्णन को बोलेंगे, और ये परिक्रमण, परितः का मतलब चारों ओर होता है, हम कल बार बोल रहे थे घूर्णन या परिभ्रमण, वो पहली गति का नाम हो गया। परिभ्रमण यानी कि अपने चारों तरफ परिभ्रमण करना, और परिक्रमण का मतलब नहीं परिक्रमा करते हुए किसी की, तो ये परिक्रमण है और वो परिभ्रमण था, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें पहले समझने से पहले 2 बातें लिख लो, फिर समझा देते हैं इसकी गतियाँ क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई सूर्य के चारों ओर गति करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई सूर्य के चारों ओर गति करती है, इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है, दिन में पूरा करती है, ठीक है। 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। इस अवधि को एक वर्ष कहा जाता है, यानी एक वर्ष में 365 सही 1/4, इस अवधि को एक वर्ष कहा जाता है। अतः पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं, अतः पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। कहाँ पे आप अटक गया, इस अवधि को एक वर्ष कहा जाता है, इस अवधि मतलब 365 सही 1/4, इस अवधि को एक वर्ष भी कहा जाता है, अतः पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, लिखा आप लोगों ने?
ठीक, दिखा, आगे बोलो। अतः पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है, जिसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं, जिसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। जिसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। जिसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो अब इसी में एक नंबर 1 लिखो, वेरी गुड। नंबर 1, लिखो पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, ठीक, पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार, ऐसे लिखो, पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा के कारण पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्ताकार वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा के कारण ऋतुएं होती हैं। ऐसे लिखो ना, पृथ्वी की कर लो वहाँ पे, तब सेंटेंस बनेगा अच्छा, अभी नहीं बनना, पृथ्वी की कर लो। हाँ, पृथ्वी की सूर्य की दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा। अब बड़ा है, बड़ा तुम लोगों को फिर लिखवाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो शॉर्ट करने में क्या, सेंटेंस एक ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस आने पृथ्वी के सूर्य की दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा के कारण, ठीक, ऋतुएं होती हैं तथा दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, तथा दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, तथा दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। अगली लाइन से इसी में लिखो, नत अक्ष पर, मतलब नत अक्ष मतलब झुका हुआ, जो पृथ्वी अपनी झुकी हुई ना, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई चल रही है, ये देखो, ये हमने अक्ष बनाई, काल्पनिक अक्ष, झुकी हुई चल रही है। नत अक्ष पर, नत अक्ष पर, नत मतलब झुका हुआ ना, नत अक्ष पर, नत 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 अक्ष पर झुके हुए, नत अक्ष पर क्या लिखा, नत अक्ष पर झुके हुए परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी झुकी हुई ना, नत अक्ष पर झुके हुए परिक्रमण के कारण निम्नलिखित दशाएं उत्पन्न होती हैं। ये पहला बिंदु लिख रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। पहले बिंदु में 2 दशाएं उत्पन्न होंगी, बल्कि एक और हो जाएगी, लेकिन 2 मेजरली 2 दशाएं पढ़ेंगे। निम्नलिखित दशाएं, यानी कि अब उसमें पहले बिंदु में ए बिंदु आप डालोगे और इसका ये डायग्राम बनेगा, हम पहले समझा देते हैं इसमें क्या है। ठीक, अब देखो समझो ये क्या चीज़ है कि पृथ्वी जो है ना, अब जैसे पृथ्वी, ये जो पृथ्वी का ये अक्ष जो काल्पनिक अक्ष बनवा रहा है, तो पृथ्वी इस अक्ष पर झुकी हुई चल रही है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो इस अक्ष पर जब झुकी हुई है, इसके कारण इसमें जो दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं ऋतुओं के। अगर एक बार को सीधी होती तो थोड़ा अलग चेंजेस होते हैं, लेकिन पृथ्वी झुकी है तो दिन और रात में भी अंतर पाया जा रहा है। कहीं पर दिन ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं पर रात ज़्यादा, कहीं पर दिन लंबे हैं, कहीं पर दिन छोटे हो रहे हैं ना। ठंडों में हमारे दिन तो कुछ छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। कहीं पर हम देखेंगे कि 6 घंटे की 6 महीने की पूरा दिन है, फिर 6 महीने की रात है, ऐसा सुना है ना, ध्रुवों पर हो जाते हैं। तो वो क्या स्थिति है, एक स्थिति ऐसी आती है, यानी कि अब इसे बोल देंगे विषुव। हम लोग एक दशा उत्पन्न क्या होगी, विषुव की, इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। यानी इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि आधा आधा समय, बिल्कुल, मतलब एक ऐसा लाइन जहाँ पे बिल्कुल दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होगी, ठीक। तो इसे बोलते हैं विषुव, इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं, अभी लिखवा देंगे। तो क्या है कि जब सूरज की बिल्कुल जो किरणें हैं,
कर्क रेखा मतलब विषुवत जो रेखा है ना, विषुवत रेखा बिल्कुल लंबवत पड़ रही है, यानी कि बीच वाला जो डार्क मैंने कर रखा है हल्का सा ये, तो ये वाला बिल्कुल ये बीच में है, बिल्कुल जीरो पे, यानी विषुवत रेखा है। इस पर सूरज की जो रेज है बिल्कुल लंबवत पड़ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही है, ठीक है। यानी विषुवत रेखा पे इस टाइम जो होगा उसके ऊपर बिल्कुल सूरज उसके सिर पे होगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी रेखा पड़ेंगी, कोई तिरछी नहीं पड़ेंगी। 21 मार्च की स्थिति आसपास बोली जाती है ऐसे कि 21 मार्च की स्थिति के आसपास, यानी कि सूरज की जो रेखाएं हैं बिल्कुल, सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल, सूरज की रेखाएं किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा में बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, ठीक। यानी कि इस स्थिति को बोलेंगे बसंत विषुव बोल रहे हैं। अभी हम इसको समझेंगे उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से डिसाइड करा गया है, लेकिन क्या समझ लो कि इस टाइम क्या है, 21 मार्च की स्थिति इस टाइम क्या है कि जब क्या है सूरज की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा बिल्कुल लंबवत पड़ रही होंगी, यानी कि विषुवत रेखा पर जो भी रहने वाले लोग होंगे उनके बिल्कुल ठीक सूरज ऊपर होगा इस टाइम में। और ऐसे ही जब 23 सितंबर की स्थिति एक ऐसी आती है तो सूरज, आप ऐसे में बनाना कभी ऐसे दीर्घ वृत्ताकार हम लोग पथ लिख रहे हैं ना, दीर्घ वृत्ताकार वो पथ यही है, पृथ्वी का पथ ये ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रही है, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सूरज बिल्कुल बीच में है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सूरज यहीं पे यहाँ पर थोड़ा सा इधर, और पथ ये ऐसा है, एक दिन क्या है पृथ्वी पास में होती है सूरज के बहुत टाइम, और एक दिन पृथ्वी बहुत दूर होती है, ठीक। पृथ्वी का पथ थोड़ा ऐसा है, दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन सूरज का भी बीच में ऐसे ऐसे मत बनाना, ठीक है। यानी कि जो मोशन है जिस हिसाब से मोशन होता है ना कि पृथ्वी घूमती रही लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं है सूरज, और ऐसा नहीं कि पृथ्वी और बिल्कुल गोल भी है, यानी कि बिल्कुल बीच में बिल्कुल गोल घूम रही हो, ऐसा नहीं। एक तो दीर्घ वृत्ताकार है तो दीर्घ वृत्ताकार ऐसा बनेगा पथ, उसमें भी सूरज कहाँ पर थोड़ा सा साइड में इधर के लिए, ठीक। तो ये ऐसे करके घूम रही है जिससे अपसौर अपसौर की स्थिति बनती है, वो भी हम देखेंगे। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत होंगी तो उस टाइम क्या होगा, उसको बोला जाता है 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव बोला जाता है, ठीक। और ये चूंकि क्या है उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से डिसाइड करा गया है कि जो ये सब कुछ ढूंढा किसने, जो उत्तरी, ऐसा ना देखो पृथ्वी जो ऐसी है ये विषुवत रेखा है बीच की, ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध के लोग थोड़ा कम रहते हैं, यहाँ जनसंख्या अधिक, जनसंख्या इधर सारी यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है, रशिया है, एशिया है, ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में सब पड़ रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा कम है, अफ्रीका के लोग कुछ है, तो ज़्यादातर अधिक लोगों ने ढूंढा है तो वो उत्तरी गोलार्ध के लोगों ने ढूंढा है। तो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से ही हुआ है। दरअसल क्या है 21 मार्च को यहाँ पर बसंत विषुव बोल रहे हैं, ठीक है। और 23 ये हम लोग उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से बोल रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से। और दरअसल वैसे वास्तव में क्या होगा कि यहाँ पर 21 मार्च की स्थिति में बसंत विषुव होगा, ठीक है। और 21 मार्च की स्थिति में यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब जैसे क्या है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दो देखो, इधर पहले ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। जब 21 मार्च चल रहा है तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव होगा, और 21 मार्च को यहाँ पर यहाँ होगा शरद विषुव, यहाँ पर 21 मार्च को ही। जब यहाँ 23 सितंबर आएगा, 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर होगा, तब इसे शरद विषुव बोलेंगे, ठीक। और इससे 23 सितंबर को यहाँ पे हो जाएगा बसंत विषुव। अभी जो हमने लिख रखा है ये हमने उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से दोनों लिख रखा है कि 23 सितंबर को उत्तरी शरद विषुव बोल रहे हैं। ये चीज़ समझो, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, एक चीज़ समझो, ये समझो कि 21 मार्च की जब स्थिति यहाँ पर है, हम 21 मार्च की स्थिति बोल रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य की रेखा बिल्कुल सेम से पड़ेंगी, मतलब बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, तो ये उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव हमने इसको बोलने लगे। लेकिन 21 मार्च में दक्षिणी गोलार्ध में भी तो कुछ स्थिति रह रही होगी उस टाइम, मतलब यहाँ पर जब 21 मार्च आया ऊपर उत्तरी गोलार्ध में तो आपने बोल दिया कि ठीक है चलो बसंत विषुव का स्प्रिंग आ गया, ठीक, इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। लेकिन 21 मार्च की तारीख दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग रह रहे होंगे वो भी तो कुछ उस टाइम कुछ दशा हो रही होगी, तो उसको बोलेंगे क्या, शरद। बसंत नहीं, बसंत जब यहाँ चल रहा है तो यहाँ शरद होगी, ठीक है। जब यहाँ शरद आएगी तो यहाँ बसंत हो जाएगी। तो फिर सितंबर में तो यहाँ पे नहीं होती ना ठंडी। हाँ, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो 23 सितंबर के पास में तो हमारे पास शरद आ जाएगी ना। 20 सितंबर के आसपास थोड़ी ठंड आने लगती है, फिर शरद ऋतु चलने लगती है। अब तो इतना ज़्यादा ये सब इन्वायरमेंट ऐसा हो गया इसलिए ठंड में महसूस नहीं आती है। लेकिन जो आपने ऐसे जो ऋतुएं बदली हैं वो ऐसे ही है कि अब तो क्या जनवरी आ जाए तब भी बहुत कम ठंड पड़ती है, कई बार कुछ ही ठंड बहुत कम रह गई है। लेकिन जो ऋतुएं जिस हिसाब से बनाई गई आगे वाले टाइम में तो पता चल रहा है कि ठंडी नहीं पड़ेगी, गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी का एक्सपेंशन हो जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लेकिन क्या है जो शरद ऋतु हैं वो तो, जो ऋतु हमारी शरद ऋतु बसंत ऋतु ये सब जो नहीं वो तो आ ही रही है अपने हिसाब से, तो इसलिए वो ऋतुओं के इसके
हाँ सितंबर से उससे बल्कि उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के जब मानसून जाता है, मानसून जाने के बाद धीरे धीरे हल्के हल्के मौसम बदलने लगता है, ठंड का आने लगता था पहले। लेकिन अब तो क्या है कि दिवाली भी मना रहे हैं लोग, बहुत हाफ में मना रहे हैं, उसके बाद भी जनवरी के तक भी हाफ टी शर्ट पहनने लग रहे हैं। लेकिन पर जनवरी के पीक में कई बार थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है तो, वरना तो दिसंबर में तो अच्छी खासी ठंड पड़नी चाहिए थी। उसके बाद जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक, होली तक लोग ठंड में मनाते थे पहले। अब तो होली में भी लोग ऐसे हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं। अब लेकिन हमें समझना क्या है, सितंबर आते आते जब हमारे पास सितंबर आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में वो शरद विषुव हो जाएगा और वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में वो बसंत हो जाए। लेकिन ये हम उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से हमने देखा है। ऐसा हमने क्यों कर रखा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या रहती है और उत्तरी गोलार्ध वाले लोगों ने ये सब ढूंढना डालना करिए। इस वजह से क्या हुआ कि इसको हमने खाली दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से हमने ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करा। लेकिन जब यहाँ पे बसंत होगा तो वहाँ शरद चल रहा होगा, जब यहाँ शरद चल रहा होगा तो वहाँ बसंत चल रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो एक स्थिति ऐसी बन रही है, तो पहले ये बिंदु लिख लो। फिर दूसरी स्थिति समझाएंगे कि जब सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी तब अयनांत की स्थिति बनेगी। सॉल्स्टाइस बोलते हैं कि अयनांत का मतलब क्या हो जाएगा कि अब कहीं पे यहाँ पर तो दिन, यहाँ पे कर्क रेखा पे जो रह रहे होंगे उनको 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रात, मतलब 24 घंटे पूरे 12 घंटे दिन 12 घंटे की रात मिल रही होगी। और जो ध्रुवों पर रह रहे होंगे वहाँ पर 6 महीने की रात 6 महीने के दिन मिल रहे होंगे। ठीक, तो पहले इसको डायग्राम की जगह छोड़ते हैं, इसमें लिखो जरा, अभी और चीज़ क्लियर हो जाएंगी। आइए फिर से समझेंगे हम लोग। लिखो इसमें हाँ जो आपने लिखा ना निम्नलिखित दशा उत्पन्न होती है, तो नंबर ए लिख लो विषुव। एक विषुव की दशा उत्पन्न होती है, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसे, इक्विनॉक्स। ठीक है, हाँ ये आपने लिखा ना निम्नलिखित दशाएं उत्पन्न होती हैं, तो नंबर ए विषुव, EQUINOX। अब लिखो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं तब पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, विषुवत रेखा समझ रहे हो ना, बीच की बिल्कुल 0 डिग्री वाली जो है, तो इस पर जब लंबवत पड़ेंगी सूर्य की किरणें तब पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। तो आपने क्या लिखा, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं तब पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर, ब्रैकेट में लिख लेना 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, दिन रात की अवधि बराबर होती है। अतः इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, यानी कि बराबर दिन हो बराबर रात हो, बराबर दिन रात घंटे की जो अवधि है बिल्कुल बराबर हो, उसे विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। बराबर दिन रात की अवधि बराबर, यानी ब्रैकेट में लिख लेना 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, इसे विषुव बोलते हैं। अतः इसे विषुव बोलते हैं, या अतः इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, ठीक ना, समझे बात थोड़ी। अब बस ये बना लो और इसमें लिखिए तो समझ गए कि 21 मार्च की स्थिति क्या होगी, बसंत विषुव होगी। इसको विषुव का मतलब क्या हो गया कि विषुव का मतलब भाई आधा दिन आधी रात, मतलब बराबर समय बढ़ गया बिल्कुल। पृथ्वी पर इस टाइम क्या होगा कि पृथ्वी इस टाइम 21 मार्च की स्थिति में क्या होगी, पूरी पृथ्वी पर आधे मतलब बराबर, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात चलेगी। ठीक, तो इसको बसंत विषुव बोलेंगे। और ये बात ध्यान रख लेना, सिर्फ आम बोलचाल भाषा में बोल देते हैं 21 मार्च को बसंत विषुव चल रहा है, ठीक है, और 23 सितंबर को शरद विषुव। लेकिन दरअसल असलियत में क्या है, जबकि वास्तव में क्या होना चाहिए, 21 मार्च की स्थिति में बोलेंगे कि हम देखो जो वास्तव का बता रहा हूँ, बोलचाल में ये चल रहा है, 21 मार्च आया आपने बोला बसंत विषुव आ गया, यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है, जब आपने बोला, और 23 सितंबर को आपने बोला शरद विषुव, जबकि असलियत में बोलना क्या है, एक्चुअल में क्या है, 21 मार्च की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव, जबकि 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव, जबकि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव। समझे नहीं, एक डायग्राम से यहाँ समझो पहले, यहाँ फिर से देखो, गड़बड़ मत कर देना। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध नहीं बनाया हमने, पृथ्वी ऊपर आ गई, पृथ्वी नीचे आ गई। तो समझो कि जब पृथ्वी 21 मार्च की स्थिति होगी, जब 21 मार्च की स्थिति आ जाएगी, पृथ्वी जब यहाँ पर होगी, तब क्या उत्तरी गोलार्ध में आप कर रहे हो, यानी 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में आप कर रहे हो वसंत विषुव। ठीक, तो 21 मार्च तो स्थिति एक बार यहाँ भी होगी, जब 21 मार्च की तारीख तो यहाँ भी चल रही होगी, दक्षिण गोलार्ध में लहर रहे हैं लोग, तो उनके लिए वो फील करेंगे इस टाइम शरद विषुव। जब ये आप शरद कब कह रहे हो कि हम 23 सितंबर को कहेंगे, तो 23 सितंबर को जब आप शरद कहोगे तो ये 23 सितंबर को कहेंगे क्या, बसंत। ये आया समझ में,
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये गाय पूरा कर दिया, उत्तरी गोलार्ध वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया सीधे कि 21 मार्च को बसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव, ऐसे कह दिया। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे 21 मार्च को शरद विषुव, जबकि हमारे 21 को बसंत है, और लोग कहेंगे 23 सितंबर को बसंत, इनका उल्टा हो जाएगा ना। तो हमने क्या पॉइंट ऑफ व्यू उत्तरी गोलार्ध वाले के हिसाब से लिया है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध वाले लोगों ने ये ढूंढा है और उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या रहती है, इसलिए हमने मान्यता ऐसे चला ली। लेकिन वास्तव में क्या है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव, जबकि 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव है, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव, जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत विषुव है। समझ रहा है ये चीज़। लेकिन ये हमने डायरेक्टली लिखा क्या, बोलचाल की भाषा में क्या, 21 मार्च चल रहा है तो बोलेंगे बसंत विषुव आ रहा है, और 23 सितंबर बोलेंगे शरद विषुव। ठीक, ये बना लो। अगला फिर लिखें, इसी को कभी कुछ लोग ना प्रदीप्त व्रत बोल देते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लिखोगे, प्रदीप्त लिख लो, क्योंकि कहीं ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रदीप्त व्रत, प्रदीप्त व्रत मतलब, प्रदीप्त व्रत का मतलब क्या हो गया, जब पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी पर एक भाग बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया हो, ठीक है, और ये क्या हो, इसमें एक में उजाला हो, तो ये जो सर्कल आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है ना, एक आएगा गोला ऐसे आगे पूरा गोल करेगा, पृथ्वी बिल्कुल एक आधी पृथ्वी पर अंधेरा होगा, आधी पृथ्वी पूरा दिन होगा। तो इस वाले जो वृत्त जो एक वृत्त जो बनना है ना, यहाँ पे बीच वाला जो वृत्त बनना है, जो पृथ्वी को ऐसे गोल गोल बना रहा है, इस वृत्त को क्या बोलेंगे, प्रदीप्त व्रत। समझ में आया? प्रदीप्त व्रत क्या होगा कि वो वृत्त यानी पृथ्वी पर एक ऐसा वृत्त, यानी कि पृथ्वी जो ऐसे यहाँ से ऐसे पीछे जाएगा इसके, तो वो क्या, आधा तरफ पूरा रात, आधी तरफ पूरे दिन, तो एक जो वृत्त जैसा बना रहा है, उस वृत्त को क्या बोलेंगे, प्रदीप्त व्रत, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि हमें ऐसा आभास हो रहा है कि पृथ्वी की आधी तरफ पूरी रात है और आधी तरफ पूरे दिन है। ठीक, इसको एक क्वेश्चन में कभी आ गया तो पूछ लेंगे प्रदीप्त व्रत किसे बोलते हैं। ठीक है, जो विषुव वाले कंसेप्ट है उसी से ध्यान रखो। विषुव का मतलब भी क्या है, विषुव का मतलब भी कि 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, और प्रदीप्त व्रत का मतलब भी वही हुआ। लेकिन प्रदीप्त व्रत मतलब कि जब आप समय स्थिति एक ऐसी आ गई कि पृथ्वी पूरी आधी वैसी है और आधी मतलब शैडो में है और आधी शैडो में नहीं है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, उसे उस जो वृत्त जो बन रहा है वहाँ पे, यहाँ पर तो क्या है, इसमें देखना, इसमें कर्क रेखा पे इस कर्क रेखा लंबवत पड़ रही है, तो जहाँ दिन है वहाँ दिन है। लेकिन एक सर्कल एक ऐसा होगा, आपको एक लाइन दिखेगी अलग दिखेगी ना, कि ये यहाँ से अब अंधेरा चालू हो गया और यहाँ से एक पूरी रोशनी चालू इधर, तो ये सर्कल जो एक ऐसे बन रहा है वो सर्कल यहाँ पे, इस सर्कल को बोलेंगे क्या, प्रदीप्त व्रत। ठीक ठीक, अब दूसरा वाला लिखेंगे अयनांत। ये बना लिया, तो विषुव जो हो गया, विषुव को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, और इसको शरद को लिखोगे ऑटम बोलते हैं, ऑटम, शरद, AUTUMN, ऑटम इक्विनॉक्स कर लो से, ठीक है। और वो क्या हो गया, स्प्रिंग, बसंत क्या हो गया, स्प्रिंग। इसमें इंक करना जरा, ठीक। अब दूसरा डालो अयनांत, सॉल्स्टाइस, बी, अयनांत। अयनांत सुना नहीं अभी कभी तक, कभी पढ़ना जरूरी है ये सब, है ना, ये सब NCERT में अच्छे से दिया हुआ है। सॉल्स्टाइस इंग्लिश में बोलते थे, अयनांत की स्थिति। ठीक, अब क्या है इसमें, बस क्या हो जाएगा, 21 जून और 22 दिसंबर, ये लिख रहे हैं। चलो स्थिति बना रहे हैं, ये गायब कर दे रहे हैं। इसमें अभी सूर्य की किरणें, देखो वो सब पता है, अलग की एक बात है, समझो कि यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा पे 90 डिग्री की पड़ रही है, फिर कर्क रेखा पे थोड़े जाएंगे तो कर्क रेखा पे 86.5 डिग्री की पड़ेगा कोण, मतलब ये सब ना ऐसे अगर यहाँ पे 90 डिग्री पड़ रही है, बिल्कुल 90 डिग्री बन रही है, फिर कर्क रेखा आएगी ना ऊपर, कर्क रेखा पे 66.5 डिग्री, ऐसे कम होते होते चली जाएगी वहाँ पे, और विषुवत रेखा पे बिल्कुल नहीं पहुँची होगी, कर्क रेखा 66.5 डिग्री बन के कोण एंगल पे गिर रही होगी रेज, जो सूरज की किरणें, तो वो आगे की बात है। 66.5 नहीं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, लेकिन जो सूरज की किरणें वह एंगल बना के जो गिर रही हैं, जैसे ये तो 0 डिग्री पे है विषुवत, लेकिन इस पर 90 डिग्री गिर रही है, गिर तो 90 डिग्री है 0 पे, तो वो हम रेखाएं ध्यान रख रहे हैं कि वो कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री से होकर गुजर रही है, 23.5 डिग्री उत्तर पे, लेकिन क्या है, हम कह रहे हैं सूरज की किरणें उस पर कैसे पड़ेंगी, 66.5 गिरेंगी, और आर्कटिक वृत्त जो आएगा उस पर 23.5, और नॉर्थ पोल पे बिल्कुल 0। नहीं समझे, ऐसा समझो ना कि सूरज की किरणें हैं, अभी क्या पृथ्वी ऐसी है, तो ये इस पे बिल्कुल, सूर्य बिल्कुल इसके ऊपर है, अब ऊपर तो यहाँ तो बना नहीं सकते हम, तो बिल्कुल मान लिया बिल्कुल सीध में है ये सूरज, तो इसकी किरणें अभी जो 0 डिग्री पे, ये तो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, लेकिन इसकी जो किरणें बिल्कुल वो तो 90 डिग्री का एंगल बना गिर रही है,
तो ये 90 डिग्री का एंगल बना गिर रही है। अब जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर पे है, ये बात ठीक है, लेकिन जब वो पृथ्वी थोड़ी सी ऐसे हो गई ना, हल्की सी यहाँ से बुआ वैसे होगा, तो इस पर जो अब किरणें गिरेंगी तो उसका एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल सीधी नहीं गिर रही उस पर किरणें, तो वो 66.5 डिग्री पे आएंगी। फिर यहाँ 23.5 पे, अब जो 66.5 पे है उस पर 23.5 डिग्री, और इस पर क्या जो 90 पे था उस पर 0 हो गया, अपोजिट हो गया। मतलब ये 90 डिग्री उत्तरार्ध में है, लेकिन सूरज की किरणें इस पर 0 डिग्री एंगल पे गिरेंगे। 0 डिग्री एंगल मतलब कि बिल्कुल सीधी सीधी, यानी सूरज क्या दिखेगा, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया, सूरज की किरणें ये ऐसे पड़ गई और बिल्कुल एंगल ही नहीं बनना है कोई। और यहाँ पर क्या है, ये ऐसे अगर 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल से ऐसे निकल जाएगी, नॉर्थ पोल है और ऐसे निकल जाएंगी सूरज की किरणें, यानी कि बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बनाते निकल गए। और यहाँ पर क्या है कि ये विषुवत रेखा बिल्कुल सीधी सीधी मिल रही होगी, फिर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी लंबवत पड़ रही होंगी, और यानी कि क्या सूरज की किरणें जा रही, कर्क रेखा पे थोड़ा सा एंगल ऐसे झुक जाएगा, और आर्कटिक वृत्त पे सूरज की किरणें ऐसे जा रही, आर्कटिक वृत्त पे और झुक जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर विषुवत जैसे ही आएगा, ध्रुव आएगा तो ध्रुव आते आते बिल्कुल ध्रुव ऐसे चला जाएगा। ये बात समझे आप। तो ऐसे करके ये आगे का ध्यान रखना, ध्यान रख लो। यानी कि 21 मार्च की स्थिति में क्या होता है कि सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर तो 90 डिग्री पे गिरती हैं, कर्क रेखा पर 66.5 डिग्री पर गिरती हैं, और आर्कटिक जो वृत्त आता है जो 66.5 डिग्री उत्तरार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में, उस पर 23.5 डिग्री पे गिरेंगी, और ध्रुव पर 0 डिग्री पे। ये बात समझे, ऐसे सूरज की किरणें ऐसे आ रही, बार में बना के दिखाया। अब आपने क्या डाला, अयनांत सोल्स्टाइस। ये भी 2 तरीके होगा, ग्रीष्म अयनांत और शरद यानी कि अयनांत। तो इसमें पहले लिख लो, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रहा था ना। पहले लिख लो, जब सूर्य कर्क अथवा मकर रेखा, जब सूर्य कर्क अथवा मकर रेखा पर लंबवत होता है, जब सूर्य कर्क अथवा मकर रेखा पर लंबवत होता है, तब यह स्थिति अयनांत की होती है, तब यह स्थिति अयनांत की होती है, तब यह स्थिति अयनांत की होती है। जब सूर्य, लिखा, जब सूर्य कर्क अथवा मकर रेखा पर लंबवत होता है, तब यह स्थिति अयनांत की होती है। इसकी निम्नलिखित 2 दशाएं होती हैं, इसकी निम्नलिखित 2 दशाएं होती हैं। इसकी निम्नलिखित 2 दशाएं होती हैं। ठीक, इसकी निम्नलिखित 2 दशाएं होती है। नंबर 1 लिखो, लिखवा देते हैं नंबर ये जो आपने बी पॉइंट डाला ना, उसमें नंबर आ लिख लो, छोटा ऐसे लिखना, अ बा करके बी का आ लिखो, ऐसे कर लो। एक सेकंड बस ये मैं बना दूं। जून और 22 दिसंबर, ये तारीख का ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ जाती है कई बार, मिक्स मत कर देना। 21 को उधर, इसको उधर, मार्च जून। लिखे, अ वाले में लिखो, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तब इसे ग्रीष्म अयनांत, समर सोल्स्टाइस, ग्रीष्म लिख लोगे, ग्रीष्म ऋतु वाला, तो ग्रीष्म अयनांत यानी समर सोल्स्टाइस कहते हैं।
हाँ, समर सॉल्स्टाइस। देखो एक बार यहाँ पर ये 21 जून की स्थिति बनी, ग्रीष्मायनांत कहते हैं। ये 21 जून की स्थिति बनी, यहाँ देखो एक बार, तो ये बीच में है ना, ये वाली बिल्कुल, तो जो बिल्कुल बीच में वो तो विषुवत रेखा है, उससे ऊपर कर्क रेखा मिलेगी उसके ऊपर आपको, यानी ये विषुवत रेखा, कैमरे में शायद जितना दिख जाए, लेकिन जो बिल्कुल विषुवत रेखा है यहाँ पर कर्क रेखा, फिर ये आर्कटिक बताया, फिर ये नॉर्थ पोल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, अभी जो 21 मार्च की स्थिति थी, सूरज की पृथ्वी ऐसे आई, पृथ्वी घूम के ऐसे आई। ठीक, पृथ्वी घूमती है ऐसे ना, तो यहाँ पर देखोगे तो जब पृथ्वी ऐसे आ रही है यहाँ पर इस टाइम विषुवत रेखा पर लंबा थी। अब क्या सूरज की किरणें जो कर्क रेखा पड़ रही है, नंबर 2 पर विषुवत रेखा, फिर कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही बिल्कुल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हम ये बोलता डायग्राम उतना अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि इसमें दिखेगी आर्कटिक पृथ्वी दिखेगी, उस पर दिखेगी, इस पर तो होकर गुजर रही है, लेकिन जो पृथ्वी जो शेप ऐसी है पृथ्वी की, उस पर नहीं गिर रही कर्क रेखा, आर्कटिक रहता है उस पर नहीं आ रहा है एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री का बिल्कुल सीधी इस टाइम कर्क रेखा है, बिल्कुल सूरज बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होगा इस टाइम 21 जून की स्थिति में। तो बहुत गर्मी दिखती ना उस टाइम, तो बिल्कुल ऐसे 21 जून की तो बिल्कुल सूरज बिल्कुल ऊपर आता है, सिर के ऊपर आ जाता है 12 बजे। तो उस टाइम क्या है, कर्क रेखा पर बिल्कुल हम लोगों की जो स्थिति है भारत में, क्या वो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो कर्क रेखा जो गुजर रही है उसमें आते आते उत्तर प्रदेश भी आता है। तो यूपी में क्या हो जाएगा कि यूपी में जो बिल्कुल उस टाइम 21 जून की स्थिति के टाइम में सूरज बिल्कुल 12 बजे ऊपर दिखता है। ठीक, कर्क रेखा यहाँ से उधर गुजर रही है, कर्क रेखा जो यहाँ के गुजर रही है ना कर्क रेखा, त्रिपुरा मिजोरम, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको ऐसी स्थिति पाई जा रही होगी। तो यहाँ पर क्या समझे, 21 जून की स्थिति में क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत होता है। और आपने क्या लिखा, अयनांत किसे बोलते हैं कि जब सूर्य कर्क अथवा मकर रेखा पर, जब कर्क और मकर रेखा सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो उस स्थिति को अयनांत बोलते हैं। यानी कि अब जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जब लंबवत होंगी तो उसे ग्रीष्म अयनांत बोलेंगे। ठीक है, ये अयनांत को आपने क्या लिखा, अयनांत का मतलब होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर लंबवत होंगी, 90 डिग्री होंगी, तब उसे हम अयनांत बोलेंगे। अब ये अयनांत 2 दशाएं हमने बताई, निम्नलिखित 2 दशाएं होती है, एक होती है ग्रीष्म अयनांत, एक होती है शीत अयनांत। तो ग्रीष्म अयनांत का मतलब क्या, 21 जून पे यानी कि जब कर्क रेखा पर लंबवत होंगी तब उसको ग्रीष्म अयनांत बोलेंगे, और जब मकर रेखा पर लंबवत होंगी तब उसको शीत अयनांत बोलेंगे। ठीक है, यानी कि विंटर सोल्स्टिस बोलेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो 23 दिसंबर की स्थिति ऐसी आएगी, इस टाइम देखो अब सूर्य पृथ्वी उधर को मुड़ी हुई ना, पृथ्वी का मुंह इधर घुमा हुआ है, इस टाइम पृथ्वी झुकी इधर थी, तो कर्क रेखा तो ऊपर होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो कर्क रेखा इधर झुक गई, तो कर्क रेखा सामने आ गई। इस टाइम क्या पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो ये मकर रेखा सामने आ गई। ये मोटी वाली मैंने बनाई है, ये तो विषुवत है। अब मकर रेखा तो नीचे होती है, तो ये मकर रेखा इस बार सामने आ गई, तो मकर रेखा पे इस टाइम पड़ गई लंबवत। ये बात समझ में आई। इस टाइम क्या पृथ्वी इधर को झुकी हुई है, तो इस पर कर्क रेखा सामने पड़ गई। जब पृथ्वी इधर पहुंची है तब क्या मकर रेखा सामने आ गई। तो जब मकर रेखा पे बिल्कुल 90 डिग्री की पड़ रही होंगी तब क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे शीत अयनांत, यानी कि मतलब यानी कि विंटर सोल्स्टिस। इस टाइम क्या होगा, अब इस टाइम स्थिति समझो, यहाँ खुद देखने में पता चल रहा होगा, जो विषुवत रेखा है ये 0, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो इस टाइम उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी चल रही होगी। ठीक, और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडी होगी थोड़ी, यानी कि यहाँ पे अधिक गर्मियाँ, यहाँ पे अधिक सर्दियाँ। इस टाइम क्या उत्तरी गोलार्ध में ठंड आ जाएंगी 22 दिसंबर के आसपास, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आ जाएगी। यानी कि जब 22 दिसंबर चल रहा होगा, जब क्रिसमस मनाते तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह लोग बहुत गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। यहाँ क्रिसमस मानता है 25 दिसंबर जाते तो ठंड होती है बहुत, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ पे बहुत गर्मी होती है उस टाइम, तो वो लोग गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। और भाई जो यूएसए कनाडा वाले लोग हैं वो ठंडों में क्रिसमस मनाते हैं, मतलब 25 दिसंबर की डेट तो एक ही है, तो वहाँ खूब ठंड पड़ रही होती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह खूब गर्मी पड़ रही होती है, और क्रिसमस दोनों को मनाना है, वहाँ भी वो क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ भी क्रिश्चियन लोग हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये ऋतुएं किसके चक्कर में, कि पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, इस पृथ्वी झुके हुए जो सूरज के चारों चक्कर लगा रही है, इसके कारण दशाएं उत्पन्न हो रही है। एक तो हमने पीछे वाली क्लास में क्या देखा था कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है, उससे क्या क्या दशाएं उत्पन्न हुई, उससे एक दशाएं उत्पन्न, कोरियलिस बल आ रहा है, दिन रात का पता चल रहा है, नक्षत्र दिवस देख रहे हैं, सौर दिवस देख रहे हैं। ठीक है, हमने ये देखा था 24 कटिबंध में बटा हुआ है, टाइम जोन बांट लिया है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो हमने देखा था। उसके वो परिणाम थे। इसके परिणाम क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों, इस गति के परिणाम क्या है, इस गति परिणाम है कि आपको एक वसंत विषुव मिल रहा है, शरद विषुव मिल रहा है। ठीक है, और उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में अलग अलग टाइप से मिल रहा है। फिर हमने देखा कि आपको एक ग्रीष्म अयनांत मिल रहा है और शीत अयनांत मिल रहा है। ठीक, इस टाइम में समझो। अब एक चीज़ और देखो कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहेगी यहाँ पर जब 21 जून की स्थिति में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, शरद। अब देखो ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल पे इस पर क्या इस टाइम सूरज की किरणें पड़ी रही है, यानी दिन है, पृथ्वी घूमेगी, यहाँ भी घूमेगी, तो इस टाइम क्या है, नॉर्थ पोल पे ये स्थिति ऐसी आती है यहाँ तक आने की स्थिति में। अब नॉर्थ पोल क्या आ गया, अब नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, देखो अब नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ रही है सूरज की किरणें, अब साउथ पोल पर पड़ रही है।
अब साउथ पोल तो अंदर आ गया इसके, अब यहाँ पढ़ेंगे साउथ पोल पे। तो ये स्थिति ऐसी आ जाती है कि इस टाइम साउथ पोल पे जब 22 दिसंबर इस टाइम यानी 22 दिसंबर से 21 जून तक के आसपास आते थे, साउथ पोल पे दिन ही दिन रहेगा, आते 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 यानी 6 महीने के यहाँ पे दिन रहेगा। और यहाँ पे क्या हो, नॉर्थ पोल से वहाँ तक जाते जाते 6 महीने का दिन रहेगा। यानी कि इस टाइम जब 21 जून की स्थिति चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी ध्रुव में भी सीधे उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन प्राप्त होता है। 6 हाँ सिर्फ ध्रुवों पर, और थोड़ा ध्रुवों से हटते आते जाओगे तो फिर वो कम होता रहेगा, उसकी अवधि कम होती है। मतलब हम पूरा फिक्स लेकर नहीं चल रहे हैं, हम लोग क्या करना है बिल्कुल उस पर देखेंगे, बिल्कुल ध्रुवों पे, तो वहाँ पे 6 महीने के लगभग दिन पाया जाता है। उसमें भी दिन का मतलब ऐसा ना कि बिल्कुल 6 महीने सटाक दिन ही दिन हो। जैसे हम लोग देखें सांझ आती है धीरे धीरे तो दिन हल्का हल्का कम होता रहता है, फिर धीरे धीरे रात आती है, एक संग थोड़ी रात गिर जाती है। तो ऐसे ही क्या होगा इनके 6 महीने पूरे 6 महीने में जो ना, जैसे नहीं आज जो पहले दिन का पूरा 24 घंटे ने दिन ही दिन मिला है, वो 6 महीने खत्म होने के एंड में एक दिन पहले भी उतना ही दिन मिलेगा, ऐसा नहीं है, नहीं समझे। यहाँ पर क्या है कि जो आज स्टार्टिंग हुई इनकी आज 6 महीने से जो उत्तरी ध्रुव पे है, नॉर्थ पोल पे है, यानी कि उसको दिन अब यहाँ पर 24 घंटे दिन मिलेगा। अब इसके 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं उस वाले दिन भी इसे पूरा दिन मिलेगा। उस दिन अब रात आने चालू हो रही है ना, तो रात आने का मतलब धीरे धीरे सांझ आएगी, तो अब 6 महीने की से रात मिलेगी अब धीरे धीरे, तो 6 महीने रात मिलेगी, तो इसका मतलब थोड़ी ना 24 घंटे के यहाँ पूरा दिन मिल रहा था 24 घंटे यहाँ भी दिन मिलेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर सांझ होती रहेगी। यानी कि जैसे हमारा है ना 6 बजे के सामने होने लगती है, अब गर्मियों में 7 बजे तक और शाम होने लगती है, ऐसे क्या है यहाँ पर ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद धीरे धीरे हल्का अंधेरा मिलने लगेगा। और जब यहाँ पूरा 6 महीने हो जाएंगे तब पूरी रात ही मिलेगी 6 महीने तक। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ें मतलब हम लोग सटीक मतलब व्यावहारिक तौर पर उतरेंगे तो बहुत अलग है, लेकिन देखने में क्या करती है 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, उसमें देखिए पूरे 6 महीने पूरे दिन तुम्हें दिन मिलेगा और फिर 6 महीने तक रात मिलेगी। ऐसा नहीं कि 6 महीने जब खत्म होते होंगे तो धीरे धीरे सांझ होती रहेगी, फिर 6 महीने तक रात रहेगी, फिर जब 6 महीने खत्म होते जब दूसरे 6 महीने आ रहे होंगे तो दिन होने आना चालू। जैसे हमें लगता है कि अब 4 निकल गया, सुबह निकल गया, 5 बज गया और सुबह निकल गए, उनका क्या है 2 महीने हो गए अब सुबह आ रही है, तो 3 महीने हो गए सुबह आ रही, ऐसे होगा। ठीक है, वहाँ के लोग ऐसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 21 जून की स्थिति आपको क्या बता रही है, जो हम लोग लिखेंगे भाषा में तेजी से कि 21 जून को क्या है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस समय क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड रहेगी, और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर 6 महीने तक दिन रहेगा, और दक्षिणी ध्रुव पे यानी 21 जून की दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक रात रहेगी। जब घूम के ऐसा आ जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा 6 महीने तक दिन रहेगी और 6 महीने तक यहाँ रात रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी यहाँ गर्मी हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ठंड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। यही हमें लिखना है। ग्रीष्म अयनांत किसको बोलेंगे 21 जून वाली स्थिति को। हम फिर से उत्तरी गोलार्ध के साथ डिसाइड करेंगे। जैसे 22 दिसंबर को यहाँ तो मकर रेखा पे तो गर्मी पड़ रही है, तो इसको क्यों नहीं ग्रीष्म बोल रहे हैं हम लोग, फिर वही वाली बात आ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या रह रही है तो उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो जब गर्मी यहाँ उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी तो हम उसको ग्रीष्म अयनांत बोलेंगे। गर्मी तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ही पड़ रही है तो वो लोग क्यों नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध वालों के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन कोई पूछ ले तो बताना जरूरी है। ये ऐसा मतलब सोचना कि यार ग्रीष्म तो यहाँ ग्रीष्म का मतलब गर्म होता है तो गर्म तो यहाँ भी पड़ रहा है तो यहाँ क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। ये जो अमूमन जल्दी पता नहीं होती किसी को तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसमें लिख लो फिर। आपने लिखा है तभी से ग्रीष्म अयनांत कहते हैं ना, तो ये अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख लो। उत्तरी गोलार्ध इस समय उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मियाँ, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ, ऐसे लिख लो। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ, शॉर्ट में लिख लो। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे रातें छोटी। इस समय आप बिंदु बना के टाइम लिखो। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ। फिर अगले बिंदु में लिख लो दिन लंबे रातें छोटी। गर्मियों में दिन लंबे होंगे, दिन लंबे रातें छोटी। यानी कि यहाँ पे इनको 6 महीने तक सूरज अस्त होते ही नहीं पता चलेगा। हमें लगता है ना अस्त हो गया, इन्हें 6 महीने तक क्षितिज में अस्त होते हुए नहीं पता चलेगा सूरज। और यहाँ से क्या लिखोगे, एक बिंदु का लिखोगे अगला उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक। ये देखो यहाँ पे एक बार देखो, जो यहाँ से उत्तरी ध्रुव है ये वाला, इससे नीचे आर्कटिक वृत्त आएगा सर्कल, यानी कि यहाँ तक क्या है, यहाँ तक दिन मिलेगा। आप क्या लिखोगे अगला बिंदु उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक, यानी कि इतने एरिया में हमेशा दिन मिलेगा। उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव पे तो ठीक मिलेगा ही मिलेगा, आर्कटिक वृत्त तक धीरे धीरे मिलेगा। उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त। उत्तरी ध्रुव से
आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त। अब इससे मतलब समझ गए होंगे, यानी सूर्य यहाँ पे अस्त ही नहीं होगा, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक 24 घंटे की रात्रि प्राप्त। क्या लिखा देखो, इसे उत्तरी ध्रुव से, यहाँ पे समझ लोगे तो अच्छा समझ लोगे, उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक, उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त ऊपर है ना, उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से अंटार्कटिक वृत्त तक, नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से अंटार्कटिक वृत्त तक 24 घंटे की रात्रि प्राप्त। कब आप 21 जून की स्थिति में लिख रहे हो आप लोग, ग्रीष्म अयनांत। दक्षिणी ध्रुव से, जबकि मैंने बोला कि आप उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से अंटार्कटिक वृत्त तक 24 घंटे की रात्रि प्राप्त। 24 घंटे यहाँ तक रात रहेगी, घंटे की रात्रि प्राप्त। इन लोगों को तो रात्रि मिलेगी यहाँ पर, इन लोगों पर कहाँ दिन, इनको 24 घंटे मतलब 24 घंटे, यानी हम तो दिन का लेके चल रहे हैं, बाकी 6 महीने तो रहेगा दिसंबर तक यहाँ तक, लेकिन अभी 24 घंटे में, दिन में तो 24 घंटे ही होंगे, पृथ्वी तो एक चक्कर 24 घंटे में लगा रही है। आप 6 महीने तक लिख लेंगे, अभी हम लोग आगे एक समअप करेंगे, लाइन में लिखेंगे 6 महीने की, जब इसका फाइनली इसका जो हम कंक्लूजन लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पूरे दिन तक यहाँ पे सूर्य जब नहीं अस्त हो रहा है, तो इसका मतलब कब अस्त होगा जाके, वो 6 महीने की स्थिति के आसपास बाद जाके। ठीक, अगला इसी में आप समझ तो गए। अब दूसरा आ के बाद बा लिख लो, यानी कि शीत अयनांत। आ लिखा, आ के बाद ब बिंदु लिखो, अ ब बिंदु। इसमें क्या लिखोगे, हेडिंग क्या डालोगे, उसमें अगर डाली हेडिंग, नहीं डाली तो इसमें लिख लो शीत अयनांत, या फिर 22 दिसंबर, शीत अयनांत 22 दिसंबर। शीत को क्या बोलेंगे, हालांकि यहाँ से हलन लग गया, शीत को बोलेंगे क्या, विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है, शीत अयनांत। इसमें लिख लो बस वही चीज़ है, मतलब ये 22 दिसंबर की स्थिति होती है जो सब कुछ लिखा। क्या आप लिखा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसमें क्या लिखोगे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ होंगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होंगी। इस समय दक्षिणी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे सूर्य प्राप्त होगा, जबकि उत्तरी ध्रुव से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे रात्रि प्राप्त होगी। यही लिखना है बिल्कुल, उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है, कुछ और नहीं लिखना है। फिर एक लाइन में फाइनल लिख लोगे, जितनी लाइन है वो ऊपर की छोड़ के लिखो। अब एक फाइनल एक लाइन में लिखोगे, वो 6 महीने बाद लिखना चाहो तो लिख लो, यानी कि पृथ्वी की इस गति का। जैसे देखो आपने ये लिखा ना, आ वाले में क्या लिखा आपने, पहले आ बिंदु में ये तो लिखा ना, इस समय 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, लिखा। फिर आपने लिखा इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आती है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। इस समय आपने फिर लिखा था कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव से अंटार्कटिक वृत्त तक आपको 24 घंटे की रात्रि प्राप्त होती है। अब जो बी वाला पॉइंट लिखोगे, बा लिखोगे, बा में एक हेडिंग पड़ जाएगी, या लिखोगे बा में लिखोगे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव से अंटार्कटिक वृत्त तक 24 घंटे का सूर्य का प्रकाश होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे की रात्रि प्राप्त होती है। उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है। और अब जब इतना छोड़ने के बाद इसमें अगली लाइन मतलब लिख लो समाप्त करते हुए, पृथ्वी की इस गति के कारण, ये जो परिक्रमण की गति हो रही है, अब लिखो पृथ्वी की इस गति के कारण, लिखा, अच्छा, पृथ्वी की इस गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रि का अनुभव करते हैं। क्रमशः 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रि का अनुभव करते हैं। पृथ्वी की इस गति के कारण, ठीक है, पृथ्वी की इस गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 6 महीने का दिन
और 6 महीने की रात्रि का अनुभव करते हैं। ये बात ध्यान रख लेना, बहुत व्यवहारिक तौर पर क्या है, 6 महीने बिल्कुल सटाक सटाक दिन नहीं मिलेंगे पूरे पूरे, और 6 महीने पूरी पूरी रात नहीं मिलेगी, है ना, वही सांझ वाला सिस्टम जैसे आने वाला। ठीक, ये बात समझे। इस पृथ्वी की इस गति से क्या क्या हुआ आपको, एक तो मिला शरद विषुव और बसंत विषुव। शरद विषुव बसंत विषुव कंसेप्ट समझ गए, हम लोग उत्तरी गोलार्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब बता फिर जो 23 सितंबर की स्थिति है उसको क्या बोलेंगे वास्तव में, एक्चुअली में ये वाली लिख नहीं पाए। पृथ्वी की इस गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 6 महीने की रात्रि और 6 महीने के दिन का अनुभव करते हैं। ठीक है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रि, या 6 महीने का रात्रि या दिन, कुछ भी ऐसे लिख लो, वो आपस में घूम फिर के आ जाएगा बात। ठीक, अनुभव करते हैं, यानी 6 महीने तक दिन रहेगा, 6 महीने तक। और ये समझ रहे हो उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी दक्षिणी समझते रहना कि उत्तरी हमेशा ऊपर ही बनाएंगे, जब मैप में बनाएंगे उत्तरी ध्रुव ऊपर ही है, दक्षिणी ध्रुव नीचे। ठीक, हालांकि पृथ्वी को उधर से देखे तो उसके लिए उत्तरी ध्रुव ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं तो बनाने का सिस्टम क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये दक्षिण साउथ पोल होगा। ठीक है, तो यानी पृथ्वी की इस गति के कारण समझ में आ गया, ये सब कुछ समझ में आया। 21 मार्च की स्थिति क्या होगी, बसंत विषुव होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ऑटम यानी कि शरद विषुव। लेकिन हम मोटा मोटा क्यों कन्फ्यूजन करो, अभी मोटा मोटा ध्यान रखना, 21 मार्च को क्या होगा, बसंत विषुव, 23 सितंबर को क्या होगा, शरद विषुव, 21 जून को क्या होगा, ग्रीष्म अयनांत, 22 दिसंबर को क्या होगा, शीत अयनांत, उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से ये। अब लेकिन ये दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध वाले क्या बोलेंगे इसको, कहेंगे हमारे तो ग्रीष्म गर्मी पड़ रही है, तो हम ग्रीष्म अयनांत बोलेंगे इसे। ये क्वेश्चन में अगर ऐसे कहीं पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, दक्षिण गोलार्ध के दृष्टिकोण से बताओ, तो दक्षिण गोलार्ध के दृष्टिकोण से थोड़ा उल्टा हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध के दृष्टिकोण से 21 मार्च की स्थिति बसंत की नहीं होगी, शरद विषुव की होगी, और ये क्या होगी, ये बसंत विषुव की होगी उनके हिसाब से, क्योंकि जब उनको बसंत मिलेगा और जब उन्हें ग्रीष्म मिलेगा तो वो ग्रीष्म रखेंगे, तो इसे बोलेंगे ग्रीष्म अयनांत दक्षिणी गोलार्ध वाले। जबकि अभी हम इसे ग्रीष्म अयनांत इसे बोल रहे हैं, हम उत्तरी गोलार्ध के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखते रहना, ठीक है। लेकिन हम आम बोलचाल में अभी तक किताबों में सब में ये क्या चल रहा है, 21 जून की स्थिति क्या है, ग्रीष्म अयनांत, 22 दिसंबर की स्थिति क्या है, ये शीत अयनांत, और ये क्या है, बसंत विषुव, ये क्या है, शरद विषुव। फिर से ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत, बसंत विषुव, शरद विषुव, ये क्या है, ये ये अयनांत भी तो बोलो, और ये फिर ये शीतनाथ, ये चीज़ ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से, ठीक। अब हम लोग ये पृथ्वी गति हमने देख ली, पृथ्वी की इस जो गति के कारण, जो परिक्रमण की गति है, इसके कारण ये स्थिति 4 उत्पन्न हो रही है, ठीक। हालांकि पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, वो हम एक अब उपसौर अपसौर की स्थिति आएगी, पृथ्वी यहाँ पास में आ गई, इसे उपसौर की स्थिति बोलते हैं, और पृथ्वी दूर हो गई, इसे अपसौर की स्थिति बोलते हैं। लेकिन हम वो अगली वाली लाइन में लिख लेंगे, जैसे क्या है अगले वाले बिंदु में। अब पुरस्करण गति हम देखेंगे, अभी आपने एक बिंदु डाला था, आपने कहा नत अक्ष पर झुके हुए कारण, पहला जो बिंदु लिखा था उसमें पहले बिंदु में आपने लिखा था ना कि विषुव, पहले का ए लिखा था, और पहले का बी आपने लिखा था अयनांत लिखा था। तो अब आपने क्या करा, अभी पहला जो बिंदु लिखा था, अब ये दूसरा बिंदु आएगा, ये समझे, ऐसे था, एक पहला बिंदु लिखा हुआ, उसमें आपने ए लिखा विषुव, बी लिखा अयनांत, ठीक। इस बी अयनांत में आपने दो आओ मान लिए, ग्रीष्म और शीत अयनांत, है ना। इसमें भी हालांकि बसंत और वो शरद विषुव आ गया सॉरी। तो अब ये दूसरा बिंदु आएगा जो उपसौर अपसौर की स्थिति बनाएगा, ये समझे। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो झुकी हुई चल रही है, ठीक, उसके कारण क्या क्या स्थिति बन रही है, समझ में आया यार। अब दूसरा बिंदु लिखो, जारी लिखो दूसरा, इसको बोलते हैं ना, चलो लिखो दूसरा बिंदु, पृथ्वी। अब हम दूसरा बिंदु लिख रहे हैं, ठीक है, ये समझ में। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, एवरेज, ठीक है। कोई लोग बता रहे हैं 14 करोड़ 95 ऐसे करके बता दें, 14 करोड़ 95 लाख, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर होती है क्या है
चलो लिखो सॉरी। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। औसत बता रहे हैं कि अब जब नापेंगे तो वैसे तो जब दूरी चेंज होती रहती ना, क्योंकि पृथ्वी हमने देखा कभी पास में है कभी दूर है, तो एवरेज निकाल के देखेंगे हम कि एवरेज दूरी कितनी है। तो इसमें लिखा जिसे खगोलीय पृथ्वी की औसत दूरी 15 किलोमीटर लिखा ना, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय एकक ये लिखा है AU, छोटा AU भी लिखते हैं, कैपिटल A और ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसे, खगोलीय एकक कहा जाता है। लिखो किंतु